साहित्य निधि में आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनीर की लिखी हुई कहानी चक्षुदर्शी। सुषमा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। वो हिंदी साहित्याकाश का एक चमकता सितारा हैं। प्रस्तुत है कहानी। केस फैसले की ओर है। अदालत में आज बसंत और बताशा की गवाही है। 15 बरस का बसंत, 11 की बताशा। उम्र जगत की जटिलताओं को समझने की नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आत्मतुष्ट रहने की है। लेकिन अग्निदाह में चल बसी अम्मा, कारावास में फैसले की बाट जो रहे उद्विग्न बाबू के कारण भाई बहन के विचारों में कितना अंतर्विरोध भर गया है। बसंत के सम्मुख नायब तहसीलदार को स्पष्ट संकेत और अस्पष्ट लेकिन समझने लायक बोली में अधर्मी बाबू को फांसी मिले। जैसा आशय समझाती अस्पताल में डहक कर मरती अम्मा स्मृति से विलोप नहीं होती। कारावास में कैद बाबू के पतले चेहरे की तकलीफ देखी नहीं जाती। निर्धारित तिथि पर बसंत और बताशा के कारावास पहुंचते ही वो मनोरोगी की तरह रटने लगता है। हमको इतना गुस्सा, इतना नफरत काहे हो गया था बसंत? ऐसा काहे हुआ बतसिया? और अब बाबू का वकील कहता है फैसला होने वाला है। बसंत, खासकर बताशा को कचहरी में बड़ा संभल कर बयान देना है। बाबू तभी छूट सकते हैं। आवाज में धमकी का पुट रखने वाले ताऊ वकील की बात पर गौर करते हुए कुछ दयालु नजर आते हैं। हाँ बतसिया, बाबू का छूटना तेरे हाथ में है। वकील बाबू ने जो समझाया है कचहरी में वही बोलना। जो तूने देखा है यदि बता देगी तो बदरी मतलब बाबू जेल से नहीं छूटेगा। मैं कब तक तुम लोगन की फिक्र करूं? अच्छा बोल, कचहरी में क्या बोलेगी? बोल, बता जरा। अभिशाप बन गए घर की ओसारी में बैठी दाल बीन रही बताशा मौन है, डरी हुई। ताऊ ने बसंत को संकेत किया। बसंत तत्पर है। घर वाली गली के मुहाने पर बनी बाबू की चाय की गुमटी संभालते, ग्राहकों के पैतरे देखते, नातेदारों की मक्कारी सहते हुए बसंत समझ गया है अपना हित साधना जीने की जरूरी कला है। बोला, बतसिया कचहरी में जरा ना घबराना, बड़े आराम से बोलना। देख, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ। हमारी गवाही से बाबू जेल से छूट जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। लेकिन छोटे हाथों से अम्मा की गृहस्थी संभालते हुए बताशा नहीं समझ सकी अपना हित साधना जीने की जरूरी कला है। भाई, मैं कचहरी नहीं जाऊंगी। ताऊ के पुट में धमकी आ गई। जाना है, जल्दी दाल भात बना। बसंत, बतसिया की मदद क्यों नहीं कर देते? हो। बसंत स्टोव सुलगाने लगा। बतसिया के ठीक सामने है पीली नीली लपट फेंकता स्टोव। सुलगते स्टोव को देखकर बताशा के जेहन में दो ऐंठती आकृतियां परस्पर उलझने लगती हैं। बाबू क्रोधी लहजे वाला है, अम्मा सामरिक व्यवहार वाली थी। कई दिन के ज्वर ने बाबू को अधिक चिड़चिड़ा बना दिया था। बाबू के दिन भर घर में रहने, खांसने कराने, 4 बार चाय बनवाने के कारण अम्मा ने समर बढ़ा लिया था। बसंत स्कूल चला गया था। बताशा स्कूल जाने वाली थी। ओसारी में खाट पर पड़े बाबू ने अम्मा से पूछा, आज क्या बनाएगी? खिचड़ी। पहले चाह बना। अम्मा ने प्रतिदिन वाला व्यवहार किया। 10 बेर चाय पियो और पड़े रहो, दुकान बंद है, एक को कमाई नहीं होती। मैं कल से दुकान में बैठूंगी, बसंत मदद करेगा। बाबू जानता था दुकान टोला भर के आदमियों की संसद है। बोला, हफ्ता भर से सुन रहा हूँ दुकान पर बैठने को उतावली है। 4 गुंडा बदमाश आते हैं, को कलाई मुसेस मतलब मरोड़ देगा। अम्मा अवसारी में स्टोव पर खाना बनाया करती थी। कुप्पी मतलब गैलन से स्टोव में तेल भरते हुए बोली, हमारा हाथ पकड़ने की काहू की मजाल नहीं है। मजाल की बात ना कर, तेरा मुचमुंडा जीजा तेरी मजाल पर डाका डालने तुझसे मिलने खूब आता है, तू जोनार रचती है। बताशा को मौसा अच्छा लगता था, खूब सामान लाता, उसके स्वागत में अम्मा व्यंजन बनाती। बसंत और बताशा पेट भर खाते। कुप्पी बंद कर अम्मा उठी। कुछ गलत देखे हो? बहस ना कर, दुकान में नहीं बैठेगी, चाह बना, गोली खाना है। अम्मा स्टोव सुलगाने लगी। बतसिया, कब बसी, 2 और चाह बना, खाना बनाकर मैं दुकान खोलूंगी। नहीं खोलेगी? खोलूंगी। मेरा जीजा जीजी को कितने आदर से रखता है, मेरे पास एक को छदाम नहीं है। दवाई औसाहा मतलब औषधि में पैसा लगता है, कहाँ से लाऊं? स्टोव पर चाय का बर्तन चढ़ाकर ओसारी से लगे कच्चे आंगन में कप प्लेट धोते हुए बताशा ने देखा बाबू हुंकार कर उठा और अम्मा को मारने लगा।
मारपीट बताशा के लिए अलग बात न थी। एक पसली वाले बाबू से पिट जाने वाली हष्ट पुष्ट अम्मा ने बाबू को जोर से धक्का दिया, ये अलग बात थी। घर में छदाम नहीं है, दुकान में मैं बैठूंगी। नहीं बैठेगी। स्तंभित बताशा ने देखा उतान पड़ा बाबू उठने लगा, लेकिन शायद सिर चकराने से एकाएक उठ नहीं पाया। ये उसकी असहायता थी अथवा आवेश। पूरा जोर लगाकर उठा और अम्मा के ऊपर कुप्पी का केरोसिन उड़ेलने लगा। चीख कर अम्मा कुप्पी छीनने लगी। इस उपक्रम में बाबू के पैर का धक्का स्टोव पर लगा। चाय का बर्तन गिर गया। खौलता पानी अम्मा के पंजे पर पड़ा। पंजा सहलाने के लिए अम्मा झुकी और साड़ी का लंबा पल्ला लपट की जद में आ गया। चीखती जलती अम्मा कुछ देर ओसारी में छटपटाई, फिर पता नहीं क्या सोचकर बाहर भागी। कांपती थरथराती बताशा को जब यथार्थ समझ में आया, बाहर गई, देखा राम से जीवन के घर के सामने औंधी पड़ी वस्त्र जल जाने से विवस्त्र बिना सूरत वाली अम्मा जलती हुई आंच जान पड़ती थी। बताशा को चेत नहीं किसने अम्मा के देह पर चादर डाली, कौन बाबू के पास गया, कौन बसंत को स्कूल से बुला लाया, बसंत किसकी मदद से अम्मा को रिक्शे में लाद कर अस्पताल ले गया। लोग उससे प्रश्न पूछ रहे थे। वो फ्रॉक का सिरा मुंह में डालकर निरंतर रो रही थी। बिल्कुल नहीं। जानती थी नायब तहसीलदार के सम्मुख दिए गए अम्मा के मृत्यु पूर्व बयान, मेरा आदमी मुझ पर शक करता था, मारता पीटता था, वो बीमार है, चाह की दुकान बंद पड़ी है, घर में एक को छदाम नहीं है। मैंने कहा मैं दुकान में बैठूंगी, मुझे मारने लगा। मैंने उसे धक्का दे दिया। साहब उसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। स्टोव वहीं जल रहा था। अधर्मी ने स्टोव पर लात मारी। चाह का बर्तन गिर गया। तपा पानी मेरे पैर पर पड़ा। मैं पैर सहलाने को झुकी। पता नहीं मिट्टी के तेल से सनी मेरी साड़ी का आंचल स्टोव की लाफ मतलब लपट से छू गया, या कि अधर्मी ने लाफ पर धर दिया। ये सब मेरी लड़की बताशा के सामने हुआ के आधार पर वो चश्मदीद गवाह सिद्ध हो चुकी है। बाबू हत्यारा मान लिया गया है। बाबू को पकड़ने के लिए पुलिस आई। बताशा को सड़क और चौराहे पर तैनात पुलिस के वर्दी वाले सिपाहियों से हमेशा डर लगता है। पुलिस को देख उसका रोना बढ़ गया। जो देखा सुना था हिचकते रोते हुए बता डाला। सुनकर बाबू खूब रोया। बताशा ने अम्मा को रोते देखा था, बाबू को रोते नहीं देखा था। बाबू का रोना उसे अस्वाभाविक लगा। पुलिस की गाड़ी में बैठाए जा रहे बाबू से बोली, बाबू न जाओ। बाबू रोता रहा। केरोसिन और जलते मानव मांस की दुर्गंध वाले शापित घर में भीतर के जख्म लिए बताशा। अम्मा नहीं रही। साय 6:30 बजे मिली खबर ने सूचित किया जख्म जल्दी नहीं भरेंगे। गांव से ताऊ ताई आए। ताऊ के लहजे में सदा धमकी का पुट रहता है। बतसिया कह देती मैं भीतर के कमरे में थी, कुछ नहीं देखा। गुरुजी कहते हैं सदा सच बोलो, झूठ बोलना पाप है। ताऊ जी, मैं यदि झूठ बोलती पुलिस मुझे डंडे से पीटती। ताई ने लिरार थाम लिया। कीमत बाई अपने जीजा से खूब नैना लड़ाती थी। ऐसी औरतें घर को नरक बनाती हैं। लो चली गई उतार। 3 लड़कियां ब्याहने में कर्ज हो गया है, मुकदमे में कहाँ से पैसा फूकेंगे। बताशा को ताई ताड़का के समान लगी। ताई अम्मा बहुत अच्छी थी, हट यहाँ से। बताशा रोती हुई कमरे के भीतर भाग गई। खबर सुनकर मामा मौसी आए। मामा ने कहा, जीजा कीमत के साथ हिंसा करता था, उम्र कैद होगी या फांसी। मौसा ने कहा, बद्री क्रूर स्वभाव का था, मुझे हमेशा लगता था कि कुछ गलत करेगा। मौसी ने कहा, जो भी था बद्री और कीमत ने बच्चों की फिक्र नहीं की। बताशा अरअरा के रोई। भाई अम्मा क्यों मर गई, बाबू जेल काहे गए। मौसी, बतसिया के सामने ऐसी बात ना करो। बसंत ने बताशा को इस तरह गोद में भर लिया मानो लड़कपन छोड़कर रातों रात सयाना हो गया है। बताशा का घर पूरे टोल्हा में चिन्हा जाने लगा। पुलिस के 2 सिपाहियों के साथ क्षेत्र का पटवारी स्थल निरीक्षण करने आया। पटवारी ने कोरे सफेद कागज पर रेखा चित्र के रूप में घर का नक्शा तैयार किया। आगे के 2 कमरे, पछीती की ओर उत्तरी ओसारी, ओसारी में स्टोव, गैलन, प्लास्टिक के डिब्बे, अम्मा की चूड़ियों के टुकड़े, ओसारी से लगे छोटे कच्चे आंगन, घर के क्षेत्र पर मुख्य पथ से घर की दूरी, दिशा, अड़ोस पड़ोस के घर को चिन्हों के रूप में दर्शाया गया। नोट लिखा, 2 रिहायशी कोठे, कोठे से लगी पर्ची, पर्ची में मृतिका के बादन में आग लगी। स्टोव, प्लास्टिक का एक डिब्बा, चूड़ियों के टुकड़े, 5 लीटर वाले गैलन में लगभग आधा लीटर तेल मिला। मृतिका के
घर के सामने राम सजीवन और सत्यभामा के मकान हैं। इनकी उपस्थिति में घर का नक्शा तैयार किया गया। बताशा नक्शे का संदर्भ नहीं समझती। उसके लिए आखिरी सच था, अम्मा मर गई। पोस्टमार्टम के पश्चात रिपोर्ट के साथ शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका सुबह 11:30 बजे अस्पताल में भर्ती की गई। सायं 6 बजे उसकी मृत्यु हो गई। सामान्य कदकाठी का शव 80% जला हुआ है। मिट्टी के तेल की गंध महसूस की गई। केश झुलसे हुए, आंखें बंद, कार्निया हेजी, पुतली फैली हुई, मुंह, गला, वक्ष, एब्डोमेन, पेरिनियम, जांघें, कूल्हे जले हुए। जले हिस्सों में कार्बन पार्टिकल मौजूद। कई जगहों पे फफोले, जले हुए टिश्यू। बर्न मृत्यु पूर्व का था। बर्न की डिग्री 1st से 2nd डिग्री की थी। मेरे विचार से कीमतबाई पत्नी बद्री नारायण की मृत्यु जलने से उत्पन्न शॉक के कारण हुई। इस संबंध में जांच रिपोर्ट। बताशा जांच रिपोर्ट का संदर्भ नहीं समझती। उसके लिए आखिरी सच था, अम्मा मर गई। घर आरामप्रद नहीं था, लेकिन बर्बर भी नहीं था। एकाएक बर्बर हो गया। एक एक कर मामा, मौसा, मौसी चले गए। ताई ताऊ गृहस्थी छोड़कर अधिक दिन नहीं रह सकते थे। बसंत और बताशा को अपने साथ गांव ले गए। बताशा को उम्मीद थी, दरअसल वो बर्बर घर से ऐसी जगह जा रही है जहां 2 ऐंठती आकृतियां नहीं होंगी, पर ताई मौका परस्त निकली। उपले थापने, झाड़ू बहारने, रोटी बेलने जैसे काम बताशा पर थोप दिए कि ताई के फेफड़ों को राहत चाहिए। ताऊ ने खेत जाने, इंदारे से पानी खींचकर पशुओं को नहलाने जैसे काम बसंत पर थोप दिए कि ताऊ के फेफड़ों को राहत चाहिए। बताशा को अम्मा याद आती। बाबू से लड़ती थी, पर उसे और बसंत को शाला भेजती थी। ठीक वक्त पर सही तरीके से भरपेट खाना देती थी। न पढ़ाई न भरपेट खाना। छोटी गलती पर ताई चोटी मरोड़ देती। बताशा छत के अंधेरे कोने में हिचक कर रो रही थी। बसंत उसे ढूंढता हुआ जा पहुंचा। काहे रोती है बतसिया? ताई बहुत मारती है। खेत का चारा काट कर देख, मेरे हाथ कैसे हो गए हैं। अगले हफ्ते हम दोनों ताऊ के साथ बाबू से जेल में मिलने जाएंगे, फिर गांव नहीं लौटेंगे। तू स्कूल जाना, मैं दुकान में बैठूंगा, कमा लूंगा 4 पैसे। केंद्रीय कारावास। उद्विग्न बाबू पहचाना नहीं जाता। खुरदुरी देह, दाढ़ी में घुसा पतला चेहरा। बताशा को तेज रुलाई आई। बाबू घर काहे नहीं आते? बाबू का गला रुद्ध हो गया। हमको इतना गुस्सा, इतना नफरत काहे हो गया था बसंत? काहे हुआ बतसिया? दोनों दुबराए गए हो, खाना नहीं खाते? बताशा ने सरलता में कह डाला, ताई खूब काम कराती है, फिर खाना देती है, मारती है बाबू। ताऊ ने फरेब कहा। ताई ने कभों कुछ कह दिया जिसका बतसिया प्रचार कर रही है। बाबू ने अरज की, दादा भाई बच्चों का ध्यान रखो। बसंत को बाबू की अरज बनावटी लगी। मेरे और बतसिया के दुबलेपन का कारण बाबू हैं। उसने उपेक्षित भाव से प्रयोजन बताया। मैं और बतसिया गांव नहीं जाएंगे। बसंत का अटल फैसला। ताऊ गांव लौट गए। परिस्थिति मनुष्य को तोड़ती है तो गढ़ती भी है। बताशा के नन्हे हाथ कच्चा पक्का दाल भात बनाने लगे। बसंत के अवयस्क हाथ ग्राहकों को चाय परोसने लगे। वो चुप रहता। ग्राहक बोले, माँ मर गई, बाप जेल में, ये बेचारा पढ़े की दुकान चलाए। ताऊ है, मामा मौसा हैं, पर मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। लड़का हिम्मती है, जैसे तैसे दुकान संभाल रहा है। चाहे जैसी तबाही हो, छोटे स्तर के लोग जी लेते हैं। शाबाश बसंत। सुनकर बसंत बाबू के प्रति विरोध से भर जाता। इस बीच मौसी और मामा खैरियत देखने आए। बताशा को स्टोव और कुकर की कवायद करते देख मौसी दयाद्र हुई। बद्री क्रोधी है, पर कीमत भी कम न रही। बद्री से नाखुश थी। कामता मतलब मामा, मैं बतसिया को अपने घर ले जा रही हूँ, कुछ दिन रहेगी, दाल भात ठीक से बनाना सिखा दूंगी। तुम्हें इन दिनों खेती बाड़ी का काम नहीं है, कुछ दिन बसंत के साथ रहो, दुकान का कुछ कायदा बता दो, बेचारा परेशान रहता है। मौसी बतासा को ले गई। मामा अंगद के पैर की भांति जम गया। चाय बनाते हुए आसंदी संभाल ली, हिसाब में हेर फेर करने लगा। बसंत को दास मान उससे जूठे गिलास और बर्तन धुलवाता। बसंत ने तय किया, निर्धारित तिथि पर जब बाबू से मिलने कारावास जाएगा, मामा का प्रपंच उन्हें बता देगा। पर बाबू को देखते उसके भीतर का विरोध प्रगाढ़ हो गया। जो भी प्रपंच है बाबू के कारण है। वो चुप रहा। अलबत्ता बाबू ने पूछा, बतसिया काहे नहीं आई बसंत? मौसी उसे अपने घर ले गई। बाबू संताप से भर गया। बसंत, मौसिया जल्लाद है, बतसिया को लाओ, गुजारा करो बेटा,
मामा का बहुत विश्वास ना करना, परसा दाम अपने पास रखना, मैं जो छूट। बाबू रोने लगा। बताशा होती तो बाबू को रोते देख रोती। बसंत बाबू को शुष्क भाव से रोते देखता रहा, लेकिन बताशा को लाना तय किया। वो रहती है तो घर उतना बुतहा नहीं लगता जितना लग रहा है। वो जाता कि मौसी बताशा को ले आई। बताशा आवेश में धारा प्रवाह बोलती रही, भाई मौसी के घर कबहू नहीं जाऊंगी। मौसिया मौसी से कहता है कि इसकी अम्मा मर गई, बाबू जेल चला गया, भाई चोरो चक्का बन जाएगा, इसे कोई उठा ले जाएगा। मौसी मौसिया से खूब लड़ी और बोली, बतसिया तू अपने घर जा। बसंत ने आशय ग्रहण किया। जिंदा रहने के लिए अपना हित साधना पहली शर्त है। वो स्पष्ट रूप से मामा से हिसाब मांगने लगा। मामा, मैं झूठे गिलास नहीं धोऊंगा, चाह नहीं बनाऊंगा, हिसाब संभालूंगा। राजा भैया कहता है दुकान को बड़ी करने के लिए तुम उससे उधार लिए हो। जानते हो वो गली का दादा है, उसका पैसा उसे लौटा दो और खेती बाड़ी देखो, दुकान मैं संभाल लूंगा। मामा दंग हुआ। सपोला फन उठाने लगा है, कुचलना होगा। उसने जल्दी जल्दी बसंत के दोनों गाल में 2-4-6 तमाचे मारे। शिक्षा बाबू दिया, अपना घर द्वार तज कर अनाथों को पाल रहा हूं, हिसाब मांगता है। बसंत मामा के अधपके केश मोड़ देना चाहता था, पर जानता था मामा बलिष्ठ है। न बाबू अम्मा को मारता, न ये कंस यहाँ आता। असहायता में बसंत रोने लगा। बताशा जानती है भाई बहादुर है, छोटे मामले में नहीं रोता। उसने मामा को धिक्कारा। मामा मेरे घर से जाओ। मामा का निर्मम तमाचा बताशा के कपोल पर पड़ा। चुप रहे वरना लगाऊंगा 2-4 फुहाका, मतलब तमाचा। चला जाऊं तो तेरी इज्जत न बचेगी। मामा छाती ताने दुकान खोलने चल दिया। भाई बहन हिचकते हुए एक दूसरे को तसल्ली देते रहे। बाबू से मिलने निर्धारित तिथि पर ताऊ आए। बताशा ने मामा की कृतज्ञता बताई। मानव वृत्ति दो भात वाली होती है। कर्तव्य न करने वाले ताऊ चाहते थे मामा कर्मठता से कर्तव्य करे। उन्होंने मामा का पंचनामा किया। कामता, हम निसोच रहे कि बच्चों को कुछ सुरक्षा दे रहे हो, तुम तो उनके प्राण ले रहे हो। आज ही सटक लो यहाँ से, यहाँ काम देख लेंगे। उभय पक्ष ने एक दूसरे के कुल को कलंकी बताया, लेकिन मामा को कूच करना पड़ा। जगत की जटिलताएं बसंत को जबरदस्त जानकारियां दे रही थीं। वो मानो रातों रात कद्दावर हो गया। चेले चाटियों के साथ चाय पीने आए राजा भैया से 2 टूक कहा, भैया उधारी ना चलेगी, नगदी दो, चाह सिगरेट पियो। राजा भैया को बसंत अपवाद की तरह लगने लगा। सुन बटुक, तेरे मामा ने मुझसे कर्ज लिया है, मैं कर्ज के ब्याज से चाय पीता हूँ, उधारी कहकर मेरी इज्जत ना बिगाड़। कर्ज मामा चुकाएगा, उधारी नहीं चलेगी। बदचलन माँ और हत्यारे बाप की औलाद, गला रेत कर नदी नाले में बहा दूंगा, दुकान में तेजाब डाल दूंगा, तेरी बहन को बेच आऊंगा। राजा भैया ने बसंत को केश पकड़कर हवा में उठा लिया। बसंत दर्द से निठाल होने लगा। भैया मैं पुलिस बुलाऊंगा। बुला। राजा भैया उसे विद्रूपता से मारता रहा। चेले हंसते रहे, जैसे ये अराजकता नहीं आमोद है। चाय पीने आ पहुंचे 2 युवकों ने किसी तरह मामले को नियंत्रित किया। आत्मा में अपमान, आंखों में असहायता, मेरुदंड में मर्मांतक चिलक। बसंत को अप्रत्याशित रूप से बाबू याद आया। उसकी जरूरत महसूस हुई। 1.5 पसली के बाबू का इतना दबदबा अवश्य है कि कोई उधारी नहीं कर पाता, उसे और बताशा को प्रताड़ित नहीं कर पाता। बाबू घर में रहता था तो डर नहीं लगता था। अब छानी में बिल्ली भी कूदती है तो प्राण हलक में आ जाते हैं। उसने शिद्दत से महसूस किया, उसे बाबू पर वैसा क्रोध नहीं रहा जैसा घटना दिनांक से अब तक आ रहा था। नामुराद परिस्थितियों ने ऐसा तोड़ डाला कि अम्मा के मरने का विक्षोभ द्वितीय, बाबू के जेल में होने का अभाव प्रथम हो गया है। वो अब प्रथम द्वितीय विक्षोभ अभाव झूठ सच के जाल में नहीं उलझेगा। दुनिया में रहना है तो दुनियादार बनना पड़ेगा, जीवन बचाना है तो जतन करना होगा, यही आखिरी सच है। हुए तो बरस है, पर लगता है शताब्दी हो गई। अस्पताल, अदालत, अधिवक्ता, अपमान, अवमानना, अभिशाप, पेशी, यही तो देखता आ रहा है शताब्दी से। पेशी, इस पेशी में बसंत और बताशा का बयान होना है। वकील ने स्थिति का सरलीकरण कर कोमल लहजे में इस तरह समझा दिया है कि बसंत प्रमुखता बताशा का विकासशील मस्तिष्क आशय समझ ले। ध्यान से सुनो, तुम दोनों को गवाही देने कचहरी आना है। बताशा, तुम बहुत हिम्मत से काम लेना, तुम्हारी गवाही से बाबू घर आ जाएंगे। तुम लोग राजी खुशी रहोगे, स्कूल जाओगे। बसंत, बिल्कुल ना घबराना, मैं हूँ।
बताशा, तुमने जो देखा वो नहीं कहोगी, मैंने जो बताया वो कहोगी। नहीं कहोगी तो बसंत को कभी मामा मारेगा, कभी राजा भैया। खाना बनाते हुए कभी तुम्हारी उंगली चलेगी, कभी कोहनी। बताशा यूं दत्तचित्त बैठी रही जैसे संपूर्ण आशय को जहन में बैठा लिया है, लेकिन वकील के जाते ही बोली, भाई मैं कचहरी नहीं जाऊंगी। ताऊ ने सख्ती बरती। वकील ने जो बताया है उसे अच्छी तरह याद कर ले, जैसे पहाड़ा याद करती है। मुकदमे में मेरा पैसा लग रहा है। नकटा मामा और छिछोर मौसिया झांकते तक नहीं, मैं थक गया हूँ। बसंत ने पुचकार कर कहा, बतसिया ना घबरा, ताऊ ठीक कहते हैं। बाबू घर आ जाएं तो हम दोनों स्कूल जाएंगे, मुझे कोई नहीं मार पाएगा। बताशा को राह नहीं। गुरुजी कहते हैं झूठ मत बोलो, पाप लगता है। झूठ बोलते हुए पकड़ी गई तो लोग कहेंगे गंदी लड़की है। न्यायालय परिसर। बताशा को अदालत चक्रव्यूह की भांति लग रही है। यहाँ से वो घर नहीं लौट पाएगी। छाती वैसे ही धड़क रही है जैसे गुरुजी कान खींचते हैं तब धड़कती है। सांसें तेज चल रही हैं जैसे छानी में बिल्ली कूदती है तब चलती है। लोग भी तो कितने हैं, झुंड के झुंड। कई लोग वकील बाबू की तरह काला कोट पहने हैं, पुलिस के सिपाही भी हैं। गला सूख रहा है। भाई की संगत में खूब रिहर्सल की है पर नहीं बोल पाएगी। अच्छी बात यह हुई पहले बसंत का बयान हुआ। बसंत थोड़ा आवेश में है, घबरा नहीं रहा, तेज आवाज में प्रश्न के उत्तर दे रहा है। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? मैं और मेरी छोटी बहन बतासा। किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 8। स्कूल का नाम? विवेकानंद पाठशाला। सच बोलना चाहिए या झूठ? सच बोलना चाहिए। क्यों? सच बोलने से हम अच्छे आदमी बनते हैं, झूठ बोलने से बुरे। नोट: प्रश्न उत्तर से अनुमान लगाया गया साक्षी प्रश्न समझता है, उचित उत्तर देने में सक्षम है। अल्पायु होने से साक्षी को शपथ नहीं दिलाई गई। घटना के दिन मैं सुबह स्कूल चला गया था। मेरा पड़ोसी कनमा स्कूल आया। कहा तुम्हारी अम्मा आग से जल गई है, अस्पताल ले जाना है। कनमा साइकिल में था, मैं रिक्शा लेकर घर आया। अम्मा चादर ओढ़े घर के बाहर पड़ी थी। बाबू कई दिन से बीमार थे। मैं और कनमा अम्मा को अस्पताल ले गए। अम्मा जली तब बतासा घर में थी। उसने बताया अम्मा और बाबू में झगड़ा हुआ। अम्मा गुस्से में कुप्पी उठाकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेलने लगी। बाबू कुप्पी छीनने लगे। धक्का मुक्की में स्टोव में रखा चाह का बर्तन गिर गया। अम्मा के पैर पर गर्म पानी पड़ा। अम्मा झुककर पैर मसलने लगी। अम्मा की साड़ी का पल्ला स्टोव की लाख पर गिर पड़ा। यही मेरा बयान है। सरकारी वकील ने बसंत के झूठ को परख लिया। तुम बद्री नारायण के वकील के सिखाने पर झूठा बयान दे रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता, जो देखा और सुना बता रहा हूँ। कीमत बाई ने अस्पताल में तुम्हारे सामने बयान लिखाया था। बद्री नारायण ने उसके ऊपर तेल डाला और आग लगाई। अम्मा ने मेरे सामने ऐसा बयान नहीं दिया। पेपर में तुम्हारे दस्तखत हैं। मैंने दस्तखत नहीं किया। तुम जा सकते हो। धड़कती छाती पर हाथ धरकर बसंत को निरखती अशांत, अस्थिर, अव्यवस्थित, अचंभित बताशा। झूठ बोलने में भाई बड़ा तेज है। अब बताशा का बयान। एकमात्र चश्मदीद गवाह। दोहरा कर कंठस्थ किया है, लेकिन गले से कुछ नहीं निकलेगा। झूठ बिल्कुल नहीं, पाप लगता है। उसका नाम पुकारा जा रहा है। वजूद में निस्सहायता, पैर नहीं उठते। सबसे निगाहें चुराते हुए कटघरे में आई। सांस तेज हो रही है, धड़कन तेज हो रही है। श्यामल सौम्य त्वचा में चुनचुनाहट है। चारों ओर मुआयना किया। न्यायाधीश को देखा। न्यायाधीश अजीब शख्स लग रहे हैं, जैसे इस दुनिया के नहीं हैं। वकील बाबू को देखा, ठग लग रहे हैं। बसंत को देखा, बेचारा लग रहा है। ताऊ को देखा, कठोर लग रहे हैं। सामने वाले कटघरे में बाबू को देखा, कितना दुबला लग रहा है। चेहरा बताता है तकलीफ में है। जज्बा उठा बाबू के कंधों में झूल जाए। बाबू घर कब चलोगे? लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? मैं और मेरा भाई बसंत। किस कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 5। स्कूल का नाम क्या है? मलबा। ये कैसा नाम है? वो चुप रही। बताओ। महारानी लक्ष्मीबाई। तुम्हारी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? 50 लड़कियां हैं। सच बोलना चाहिए या झूठ? सच बोलना चाहिए। क्यों? सच बोलना अच्छा रहता है, झूठ बोलने से पाप लगता है। नोट: प्रश्न उत्तर से अनुमान लगाया गया साक्षी प्रश्न समझती है, उत्तर देने में सक्षम है। अल्पायु होने से साक्षी को शपथ नहीं दिलाई गई।
बताशा नहीं जानती उसने कैसे सीधे खड़े होकर मेरुदंड में सघाव भरा, थूक गुटका, हथेलियों की मुट्ठी बनाई, कैसे निरंतर बोलती रही। कीमत बाई मेरी अम्मा थी, बद्री नारायण मेरे बाबू हैं। सुबह करीब 8-9 बजे बाबू ने अम्मा को चाह बनाने के लिए कहा। बाबू बीमार थे, चाह के साथ गोली खाना चाहते थे। अम्मा नाराज हो गई, दुकान बंद है, कमाई नहीं होती, तुम्हें 4 बेर चाह चाहिए। मैं बसंत के साथ चाह की दुकान पर बैठूंगी, पैसा आएगा तभी तुम्हारी दवाई ओसाहा आएगी। बाबू बोले दुकान में नहीं बैठेगी। खूब झगड़ा हुआ। अम्मा गुस्से में थी, बोली मेरी जिंदगी नरक बन गई है, मर जाऊं तो पीछा छूटे। फिर वो स्टोव जलाने लगी। मुझसे बोली स्टोव पर चाह का पानी रख और कप बसी धो। स्टोव पर चाह का बर्तन रख, आंगन में कप बसी धो रही थी। अम्मा बाबू का झगड़ा बहुत बढ़ गया, फिर मारपीट होने लगी। अम्मा गुस्से में थी। जिस कुप्पी से स्टोव में तेल भरा था उस कुप्पी का तेल अम्मा अपने ऊपर उड़ेलने लगी। बापू कुप्पी छीनने लगे। धक्का मुक्की में स्टोव में धक्का लग गया, चाह का बर्तन गिर गया। गर्म पानी अम्मा के पैर पर पड़ा। अम्मा झुककर पैर देखने लगी। साड़ी का पल्ला स्टोव की लाफ में छू गया। अम्मा जलने लगी, फिर चीखते हुए घर से बाहर भाग गई। कब बसी वहीं छोड़कर मैं बाहर गई। अम्मा औंधी पड़ी थी। यही मेरा बयान है। अलौकिक एहसास। बताशा की छाती उस तरह नहीं धड़क रही है जैसी झूठ बोलने के पहले धड़क रही थी। लग नहीं रहा है झूठ बोलना पाप है, लग नहीं रहा है झूठ बोलना कठिन है। दुनियावी छल छंद, झूठ फरेब, पाखंड, स्वार्थ, अपमान, त्रास निहायत गुप्त तरीके से उसके अवचेतन पर जो असर डाल रहे थे वो असर उसे समझा रहा था ठीक समय पर सही तरीके से तुमने सराहनीय काम किया है। बद्री नारायण को बचाने के लिए तुम झूठी गवाही दे रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलना पाप है। पुलिस को तुमने बताया था तुम्हारे बाबू ने तुम्हारी अम्मा के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और जलाया। मैंने नहीं बताया। तुम जा सकती हो। बताशा चश्मदीद गवाह, झूठ नहीं बोलती, जानती है झूठ बोलना पाप है। सबसे निगाहें बचाते हुए कटघरे में गई थी, लेकिन अब वो गवाही से डरने वाली सच्ची बताशा नहीं पेशेवर गवाह लग रही थी। संदेह का लाभ बद्री नारायण को मिलना ही था। क्लीन एक्विटल। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी चक्षुदर्शी। न्याय व्यवस्था और सिस्टम पर एक करारा प्रहार।